नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ एक बार फिर से यूपी के दो लड़कों की जोड़ी साथ नजर आई है। साथ आए तो आए, कई सियासी पैगाम भी साथ लाए हैं। बीजेपी को गाजियाबाद से गाजीपुर तक हराने की बात कही है, लेकिन अमेठी पर सवाल टाल दिया और कह दिया कि पार्टी फैसला करती है। इंडिया गठबंधन प्लस पीडीए की आवाज को साथ लेकर गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक संदेश दिया। उस संदेश में इंडिया की जीत की बात थी, लेकिन इसके साथ ही साथ कई अहम सवालों के जवाब टाल दिए या अपने स्तर से जवाब दे दिए। फिलहाल बीजेपी इस सियासी संदेश को एक ढकोसला बता रही है। उसका कहना है कि 2017 में साथ आए थे, तब कुछ नहीं हुआ, अब 2024 में फिर आए हैं, देख लीजिएगा। तो आज की चर्चा करेंगे इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उन्नीस अप्रैल को देश में पहले चरण की वोटिंग होनी है और इसके लिए यूपी की 8 सीटों के लिए सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी झोंक दी। वहीं 17 अप्रैल की सुबह 10 बजे यूपी के दो लड़के 2017 के बाद एक बार फिर से साथ आए तो आए, लेकिन कई सारे सियासी पैगाम लाए। इन दोनों के साथ आने पर राजनीतिक पंडितों ने भी यही आकलन किया कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि जिस वक्त दोनों लोग साथ आए तो वही कहा जो पूरे चुनाव भर कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी से जब अमेठी छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ने का सवाल किया तो उन्होंने तंज कसा और उसे बीजेपी वाला सवाल बता दिया। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप वायनाड चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का नाम तक नहीं ले पाते हैं, उसे इंडी गठबंधन बोलते हैं। इस बार चुनाव में गाजियाबाद से गाजीपुर तक एनडीए का सफाया होने वाला है। यूपी वाले तो स्वागत भी अच्छा करते हैं और विदाई भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव ने
नई उम्मीद बताया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ एक बार फिर से यूपी के दो लड़कों की जोड़ी साथ नजर आई और गाजियाबाद में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को गाजीपुर तक हराने की बात कही। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल और अखिलेश साथ नजर आए। 2017 के विधानसभा चुनावों में इस तेवर के साथ ये जोड़ी चुनावों में उतरी थी, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से साथ आने पर ये जोड़ी क्या कमाल करती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। लड़ाई है और 80 सीटों की लड़ाई में इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज मैदान में थे और मैदान में उतरने के बाद हालांकि एक लंबे समय के बाद साथ नजर आए। साथ नजर आकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश हुई और वो दिया भी गया। खास चर्चा आज किसी पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण सिंह जी। राकेश अहीर हैं, समाजवादी पार्टी की युवा आवाज है, आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश अहीर। सिद्धिश्री हैं, कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस की आवाज उठाएंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिद्धिश्री। पिंटू तोमर है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है पिंटू जी। तो सबसे पहले सिद्धिश्री आपसे सवाल पूछ लूं, लेकिन अगर आप ये ना कहें कि ये बीजेपी वाला सवाल है। सवाल ये है कि दरअसल आज लंबे समय के बाद एक साथ बात करने के लिए खास तौर पर और सवालों के जवाब देने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव आए हैं। फिलहाल ये तस्वीर कांग्रेस की तरफ से क्या कहती है? चूंकि सवाल होर्डिंग पर भी उठाया गया, सवाल अलग अलग तरह से सरकार की नीतियों पर भी उठाए गए एक विपक्ष में होने के नाते और चुनाव में जाने के लिहाज से, तो फिलहाल क्या लगता है? देखिए क्या लगता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारी संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे रहे हैं, जो मकसद था इनका, इन्होंने किन प्रकार जुमलेबाजी करके बहुमत की सरकार बनाई, युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, हर वक्त इन्होंने हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया। तो आज ये ऐसा दिन है कि अब हम लोग पूरी तरह से जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जिसमें मेन हम महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा है, किसानों के लिए जो इन्होंने दावे वादे किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। तो वही मकसद हमारा यही है कि हम पूरी तरह से जनता के सामने हैं, क्योंकि हमारा न्याय का हाथ और पीडीए का साथ, ये हमारा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मकसद है, जो देश राहुल गांधी आज कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी आज तमाम विषयों को लेकर आए थे सामने रखने के लिए। हालांकि अमेठी पर तो उन्होंने बीजेपी वाला सवाल बता दिया कि ये बीजेपी वाला सवाल है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, आप भले आप भी यही बात कह दें कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पहली बात, नहीं लड़ेंगे मैम, तो क्या कारण है? और दूसरी बात, मिलाकर जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद चंद्रभूषण जी के पास आएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी ने आज जो बात रखी और जो आरोप लगाए, इस पर आप जवाब दे दीजिए, तब मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, उसके बाद चंद्रभूषण जी के पास चलेंगे। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए तो सबसे बड़ा ये असंवैधानिक था। इसके लिए माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, संज्ञान लिया, फटकार लगाई एसबीआई को भी। जो मैम, आपको इसमें क्या कमी नजर आती है? देखिए, कमी तो साफ है। अब उसमें एक तरह से को कवर अप, ओवरलैप करना, किस प्रकार से चाहे अपने इंटरव्यू दे करके, जनता जान रही है, सभी लोग जान रहे हैं। मैम, मैंने ये पूछा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको कमी क्या नजर आती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। कमी तो देखिए, जिस प्रकार से 6000 करोड़ का जो इन्होंने रुपया कमाया है, आपने क्या किया? सीबीआई, आईडी, इनकम टैक्स आदि के डर दिखा करके उन लोगों से चंदा वसूली। मैम, ये चंदा लेने की प्रक्रिया है, सुनिए ना मैम। पिंटू जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड में आपसे पूछ रहा हूँ। मैम, ये चंदा लेने की प्रक्रिया, आप सवाल इस पर उठा सकती हैं और उठाना चाहिए, आप इस पर सवाल उठाना चाहिए मैम। मैं उसकी तरफदारी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, उन्होंने चंदा लिया, इस पर आप सवाल उठाइए कि मैं सिर्फ उस प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा हूँ
इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रक्रिया आई, इसमें आपको कमी क्या नजर आई, ये जानना चाह रहा हूं मैम। साफ कमी है। जब सुप्रीम न्यायालय ने इस बात को कहा तो इसमें अब क्या कहना, पूछना क्या, बिल्कुल क्लियर है, वो क्लियर है। इसको किसी भी आंकड़ों से ले जाकर के कितनी भी गणित लगा लीजिए, उसमें वो क्लियर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड। चंद्रभूषण भाई जवाब दे दीजिए, चंद्रभूषण जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद पिंटू जी के पास आएंगे, राकेश भाई भी इंतजार कर रहे हैं जी। देखिए अजितेश जी, आज बहुत अच्छा दिन है, आज रामनवमी है और सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है 5 वर्षों बाद जिस प्रकार से अयोध्या जी में राम जी ने और सूर्य देवता ने उनको साक्षात्कार किया और जिस तरह से आज पूरा देश हर्षोल्लास में रामनवमी मना रहा है, ये बड़ा ही अच्छा विषय है। मैं सिद्धि मैम, अगर आप थोड़ा रोशनी में आने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, आपके चेहरे पर बहुत अंधेरा दिख रहा है। चंद्रभूषण जी। अजितेश जी, जिस प्रकार से आज दो लड़ाके उत्तर प्रदेश में पुनः आए लेकिन बॉर्डर पर ही रह गए, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये दिल्ली के बॉर्डर में ही रहेंगे, दिल्ली के अंदर नहीं आ पाएंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अपनी अन्याय यात्रा लेकर आए थे, अखिलेश से निवेदन किया लेकिन उधर ही निकल गए। तो ये जो समय है, आज जितना अच्छा दिन था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को पश्चाताप करके अयोध्या जी जाना चाहिए था और प्रभु श्री राम के दर्शन करने चाहिए, लेकिन इन्होंने आज भी उसी तरह का एक बड़ा ही अच्छा कार्य नहीं किया। आज इतना शुभ दिन था लेकिन आज भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी, राम मंदिर से रिलेटेड भी एक सवाल पूछा गया था तो इन्होंने राम जी का नाम लेना भी वहां सही नहीं समझा। तो नहीं, चंद्रभूषण भाई इतना भी नहीं है। खैर, राहुल गांधी ने तो बोलने की शुरुआत में ही कहा था कि देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी तो यहाँ से यात्रा लेकर गए, अयोध्या जी नहीं जा सके। आप इन लोगों की बात क्या करेंगे? जो बात कही जा रही है कि ये अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता कहें या राजनीतिक इस समय बहुत लाचारता आ गई है समाजवादी पार्टी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक, मेरा बहुत ही डाउन था। अखिलेश यादव जी कुछ बोलना चाहते थे, कहना कुछ और चाहते थे, राहुल गांधी जी कुछ और कहना चाह रहे थे, एक दूसरे के सवाल एक दूसरे पर फुलटॉस फेंक रहे थे। कोई कह रहा था तुम जवाब दो, कोई कह रहा था तुम जवाब दो। तो ये सब चल रहा था और आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में राकेश भाई यही चलेगा। और राकेश भाई कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ इसी वक्त कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए, फिर सवाल करता हूँ। ये है कि जिनको चंद्रभूषण जी आ रहा हूँ, जिनको अपनी खुद सीटें नहीं पता है वो दूसरे की सीटों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को लिए यही है कि अपनी। राकेश भाई आपकी भी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। जी राकेश भाई बोलिए, और फोन को थोड़ा पास रखें अपने। कि चंद्रभूषण जी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे नहीं कि अखिलेश यादव जी ने पूरे देशवासी को रामनवमी की बधाई दिया और शुभकामनाएं दिया, और अभी मुझे प्राउड फॉर्म से बोलना चाहिए। राकेश भाई फोन को कान पर लगा लीजिए, आवाज ठीक से नहीं आ रही। अरे राकेश जी, आज तो अयोध्या जी जाना चाहिए था दोनों लोगों को, कहाँ गाजियाबाद में पड़े थे? इतना अच्छा लगता राहुल गांधी अखिलेश जी अयोध्या जी जाते, राम जी के दर्शन करते, कहाँ वहाँ राजनीति की बात कर रहे थे आप? कितना अच्छा देश के लोगों को कितना अच्छा लगता। चलो ठीक है, पश्चाताप करने के लिए आ गए अयोध्या जी। जिस गाय से आप राजनीति करते हैं उसकी गाय के बीज काटने वाली कंपनी से 2.5 करोड़ लीटर दाम से फ्रूट चंदा लेते हैं। अरे शर्म करिए, जिस गाय से राजनीति कर रहे हैं आपको शर्म नहीं आ रहा है? 2017 से पहले चंदा लेने वाले क्या चंदा का करते थे, कहाँ होटल बनाते थे, कहाँ घर बनाते थे, ये पूरे देश को बताने की जरूरत नहीं है।
कि 2014 में जब ये बॉन्ड आया तो उससे पहले चंदा कैसे लिया जाता था? 100 रुपए चंदा लिया जाता था तो 90 रुपए अपने घर में रखा जाता था, जिससे अपना व्यवसाय किया जाता था, जिससे अपना बिजनेस किया जाता था। कंधे पर धंधा तो आप जैसे लोग और कांग्रेसियों ने किया है। जिनके सरकार के सामने आया और देश की जनता देख के हैरान हो गई कि जो भाजपा दोहरी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पिंटू तोमर हमारे साथ बने हुए हैं जी। पिंटू जी, सर चूंकि 2017 के बाद 2024 का ये चुनाव है और दो यूपी के लड़के एक साथ आकर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल क्या संभावनाएं नजर आती है? और जिस तरह की बात रखी गई यहाँ पर, कई सारी चीजों को लेकर सरकार पर सवाल किया गया और कई सवाल जो अपने ऊपर उठे उनको टाल दिया गया। चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, आज की तारीख में राजनीतिक लिहाज से क्या देखते हैं इसमें? देखिए, जिस तरीके से आपने चर्चा की शुरुआत की थी, कांग्रेस की जो सम्मानित महिला नेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे आपने कहा था कि बीजेपी वाला ना समझ लीजिए। ये केवल सपा कांग्रेस के साथ ही नहीं है, बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता हैं कि अगर उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं कि आप विपक्ष पार्टी से फंडेड है, बिल्कुल ठीक बात, विचारधारा से समर्पित है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि अखिलेश और राहुल आज उत्तर प्रदेश में थे, तो ये कहने में दो राय नहीं है कि इस समय मायावती एक ज्वाइंट किलर बन के सामने आ रही है। कल भी जिस तरीके से उन्होंने सीट की घोषणा की है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, दोनों का खेल बिगाड़ रही है। हालांकि सबके पास कहने की चीज है, सपा और कांग्रेस कह सकती है कि जिस तरीके से मैनपुरी में यादव उम्मीदवार दिया है या बनारस में मुसलमान उम्मीदवार दिया है, तो बसपा जो है बीजेपी की भी पार्टी है। लेकिन वहीं आप देखिए, जौनपुर में जिस तरीके से उम्मीदवार दिया है, मेरठ में जिस तरीके से दिया है, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ाने वाले उम्मीदवार है। 10 सीटें आई थी 2019 में बसपा की और 5 आई थी सपा की, जब दोनों एक साथ लड़े थे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि बसपा उसके आसपास कहीं अपना प्रदर्शन रख पाने में सफल होगी। लेकिन अभी तक जो एक और बड़ा सवाल है जो आज पूछा गया था अमेठी को लेकर, जिसको राहुल गांधी ने बहुत आसानी से टाल दिया और पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाला बता दिया। तो वायनाड में 26 अप्रैल को है, दूसरे चरण में है, और उसके बाद ही अमेठी में जो चुनाव है 20 मई को, उसको लेके नामांकन शुरू होंगे। तो ज्यादातर लोग यही अंदेशा जता रहे हैं कि वायनाड का चुनाव वोटिंग होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि रायबरेली और अमेठी से अब तक उन्होंने घोषणा नहीं की है, कर देनी चाहिए थी। इसके पीछे यही कारण बताया जा रहा है कि वायनाड का चुनाव प्रभावित ना हो, इसी वजह से वहां जब वोट हो जाएगा उसके बाद राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन करें। सिद्धेश्वरी, आप बेहतर तरह से बता सकती हैं, ये बात क्लियर कर दीजिए। देखिए, ये बात कुछ हद तक इन्होंने बताई, लेकिन राहुल गांधी जी के ऊपर है ना कि वो लड़ना चाहते कि नहीं। पूरी अमेठी की जनता जो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ें। क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल लेकिन में मैम वो तो ये कह रहे हैं कि वो काम करते हैं जो पार्टी कहती है। नहीं तो पार्टी और कार्यकर्ता, आप कह रही हैं कि राहुल गांधी चाहेंगे तो ऐसा होगा। बिल्कुल सही, मैं बात समझिए। तो मैं कह रही हूँ हमारे यहाँ के अमेठी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अमेठी से आके लड़े। अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ है। जिस प्रकार से 13 रुपए किलो चीनी देने की बात की थी, आज जनता ढूंढ रही है 13 रुपए किलो चीनी देने वाली कहाँ गई? वो है ही नहीं वहाँ पे। वो सिर्फ एक तरह से जब चुनाव का माहौल होता है, बीजेपी राहुल गांधी को लड़ना चाहिए अमेठी से। लड़ेंगे बिल्कुल, अगर वहाँ की जनता, हमारी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता चाह रहे हैं, वो अगर चाहेंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे। ये उनके ऊपर है। और जो हमारे सीईसी की जो बात कही जाएगी, क्योंकि वो अपने ऊपर से नहीं ले सकते हैं, तो उनको ये आदेश दिया जाएगा कि आप जाइए वहाँ लड़ें। जिसको भी आदेश देंगे वो वहाँ जाके लड़ेगा। अब एक चीज का मैं एक आपत्ति करती हूँ कि जिस प्रकार से करें यूपी के 2 लड़के यूपी के दल से, ये गलत चीज है। एक वो मुख्यमंत्री रहे हैं और एक ऐतिहासिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बारे में 2 लड़के कहना जिस प्रकार से बीजेपी के सम्मान में नहीं, ये सम्मान नहीं है। मुझे ये नहीं लगता ये अगर हम साथ में अच्छे भी लगाते हैं, ये भी कह रहे हैं ये बीजेपी वाले अच्छे लड़के। बीजेपी वाले कहाँ? बीजेपी का तो मकसद ही यही है कि सत्ता लोग उसको अन्यथा जो है वो ना लें। एक्चुअली युवा भी हैं दोनों। हाँ राकेश भाई, चंद्रभूषण भाई आ रहा हूँ, सेकंड आ रहा हूँ। राकेश भाई, एक तो इस चीज का जवाब, दूसरा ये है
कि पिंटू जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मायावती को इस पूरी चर्चा में अगर हम देखें और इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह पर समाजवादी पार्टी का खेल वो बिगाड़ रही है और कई जगह अगर हम देखें तो एनडीए को भी एक ठीक ठाक चुनौती कई सीटों पर दे रही है वो। देखिए, मैं मायावती जी पे बहस नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, मगर रही बात कि इस बार जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का, मन बना चुकी है महंगाई से निजात पाने का, मन बना चुकी है इनके झूठे वादों का, मन बना चुकी है इनके गलत नीतियों का, नारी शक्ति पे, महिला सुरक्षा पे, ये हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी फेल है और जनता को इन्होंने ठगा है। जनता ये महसूस किया है कि हम ठगे महसूस हो रहे हैं और इसलिए इस बार इनकी 24 में विदाई लगभग कंफर्म हो गई है। अच्छा। और ये झूठे लोग हैं। हाँ, ये जितेंद्र भाई इतने झूठे लोग हैं कि ये अभी चंद्रभूषण जी ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और माननीय अखिलेश यादव जी ने रामनवमी का बधाई नहीं दिया। मैं इनको फिर कह रहा हूँ कि ये फिर से वो वीडियो देखें। सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे समस्त देशवासियों को रामनवमी की बधाई दिया और शुभकामनाएं दिया। हाँ। ये इतने झूठे लोग हैं कि ऑन टीवी पे झूठ परोसते हैं और झूठ बोलते हैं। हाँ। इनके नेता कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो ये उन्हीं पार्टी के, उन्हीं विचारधारा के लोग हैं। हाँ। ये तो तुरंत झूठ बोलते हैं और तुरंत पलट जाते हैं। इन्हीं के एक नेता ने बयान दिया था कि इंटर पास करके 12वीं में आएंगे तो लैपटॉप देंगे। हाँ। इन्हीं के एक नेता ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हाँ। इन्हीं के एक नेता ने कहा कि नारी शक्ति सुरक्षा ऐसे करके दिखा रहे थे कि कहीं महिलाओं का जो है अब खुले रात में घूम रही हैं। हाँ। लगातार छिनैती हत्याएं, लूट हो रही हैं। एनसीआर का आंकड़ा बता रहा है। हाँ। ये हम नहीं बता रहे हैं। हाँ। आज बेरोजगारी इतने चरम पे है और इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। हाँ। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कोरोना काल में जो पीएम फंड केयर बना था, अगर उसकी जांच जिस दिन होगी, उस दिन देश का सबसे बड़ा घोटाला पीएम फंड केयर होगा। ठीक है चंद्रभूषण भाई, देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैनल पर कह रहा हूँ कि जो 2 लड़के आज गाजियाबाद में मिले थे वो आखिरी बार मिले। आने वाले 4 जून के बाद गाजियाबाद से शुरुआत किए, वही गाजीपुर तक जाएंगे और गाजीपुर तक आपकी सीट की सफाया हो जाएगी। एक भी सीट आप नहीं जीतेंगे। अपने विदेशों में होटल बनाए, ये बौखलाहट है आपका। अजय जी, एक बार इनकी हो चुकी बातचीत तो आप इनको चुप कराइए पहले। हाँ, एक बार सुन लीजिए राकेश भाई, आप पूरी बात फिर आ जाएंगे आपके पास, आप जवाब दे लीजिएगा। जो 2 लड़के आज उत्तर प्रदेश में दोबारा आए हैं, ये 4 जून के बाद दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये मैं आज इस चैनल के दावे पर कह रहा हूँ। और जो ये देख रहे हैं, जिन्होंने विदेशों में यहाँ से धन लूट कर, चंदा लूट कर विदेशों में अपने होटल बनाए, इनके पास क्या था? आप देखिए, आज से 20-25 साल पहले आज का करोड़ों रुपए की कहा, और जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा केस चला हो, वो क्या बात करेगा? अरे आप लोग क्या गरीबों के पैसे लूट कर आप लोगों ने चंदा 100 रुपए लेते थे, 90 रुपए अपने घरों में रखते थे, 10 रुपए पार्टी के अकाउंट में डाल देते थे। आप तो चंदे की क्या बात करोगे? कहां से कहां पहुंच गए? राजनीति को परिवर्तित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे को लेकर 400 पार करेगी। ये आज मैं चैनल पर बता रहा हूं। और आप लोग दोबारा किसी से गठबंधन करने लायक नहीं बचोगे। अच्छा, ये 400 पार चंद्रभूषण भाई जो बार बार आप कहते हैं, ये उससे जोड़कर अभी देखा जा रहा है, जो आपके मेरठ से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे थे 400 पार इसलिए भी जरूरी है, कुछ संविधान ऐसा कुछ करके कह रहे थे। आप यदि आप संविधान को जानते हैं तो संविधान में बहुत तरह की धाराएं होती हैं, बहुत तरह की संविधान के अपने प्रावधान होते हैं। ठीक, संविधानिक समझ रखने वाला मनुष्य 400 पार के नारे को क्यों जोड़ रहा है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, संविधान बदलना बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले संविधान बदलने की बात नहीं, संविधान संशोधन की बात कर सकते हैं। और पिछले वर्षों में जितने ज्यादा कांग्रेस ने संविधान संशोधन किया, उससे कहीं 10% भी भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में संशोधन कोई नहीं किया। ठीक है पिंटू सर, ठीक है, तो पिंटू सर समझने का प्रयास करिए। इन लोगों ने इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें, चंद्रभूषण भाई आ रहा हूं, इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें तो एक चीज खास तौर पर निकल कर आती है। देखिए, 2 पक्ष एनडीए और इंडिया गठबंधन,
तीसरा जिक्र आपने किया जिसे अंडर एस्टिमेट राजनीति में किया जा रहा है, लेकिन वो एक मास्टर कार्ड खेल रही हैं जो कि मायावती। अब ये हो गए 3 पक्ष। इन तीनों पक्षों में अगर हम देखें तो फिलहाल जिस तरह की राजनीति चल रही है और जैसे जैसे एक एक कदम जो है आगे बढ़ाए जा रहे हैं, पहले चरण का चुनाव चूंकि 19 तारीख को होना है, 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की और ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं। ऐसे में चूंकि एक आकलन ये भी आप कर दीजिए और दे दीजिए कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में रखी गई थी वो कहीं ना कहीं उन 8 सीटों को खासतौर पर इफेक्ट करने के लिए की गई थी, क्योंकि गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव भी नजदीकी 8 सीटों पर। जी बिल्कुल, इस बात से सहमति जाहिर की जा सकती है जो आपने कहा, क्योंकि आज जो पहले चरण का चुनाव है 19 तारीख को, उसका आज प्रचार खत्म हो जाएगा। हालांकि गाजियाबाद में जो चुनाव है वो दूसरे चरण माफ कीजिएगा 26 तारीख को है। जी जी। इसके पीछे दूसरा कारण ये भी लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में रोड शो किया था। हाँ। और आसपास की जो जितनी भी सीटें हैं जो प्रथम चरण में है या दूसरे चरण में 8 सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वहां उन्होंने रोड शो नहीं किया। दूसरा कारण ये लगता है। और तीसरी बात यह है कि जो पीसी की उन्होंने दोनों ने, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, उन्होंने पीसी इस तरीके से एलोब्रेशन था जो उनका घोषणा पत्र था उसको लेके। हालांकि इसमें भी कंफ्यूजन था। समाजवादी पार्टी के नेता है, अगर वो थोड़ा सा हमें इस बात को बता सके कि कांग्रेस ने ये कहा है कि वो महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में यह है कि वो 36,000 रुपए देगी। तो क्या जो यूपी की महिलाएं हैं उनको 36 मिलेगा, बाकी जो अलग राज्यों की महिलाएं वहाँ 1 लाख मिलेगा या 1,36,000 मिलेगा? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी जी ने कहा कि 1 लाख रुपए महिलाओं को मिलेगा और 1 लाख रुपए सर पूछ लेते, समय की कमी है। हाँ पूछ लेते सर। तो बस ये सवाल है कि आखिर वो पैसा लाएंगे कहाँ से? हाँ ठीक है राकेश भाई, 20 सेकंड में प्लीज, छोटा सा 25 सेकंड कर लीजिए, समय की बहुत कमी है। जब सरकार बनेगी, मैं कह रहा हूँ कि तमाम उद्योगपतियों किसान का कर्ज माफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा नहीं था और चंद उद्योगपतियों का पैसा माफ करने के लिए उनके पास पैसा कहां से आ गया? हम लोग जब सत्ता में सरकार में आएंगे तो कैसे देंगे, इस पे प्लान किया जाएगा, इस पे काम किया जाएगा। नहीं सर, वो 2 वालों पर वोट दे दीजिए, कांग्रेस का अलग और समाजवादी पार्टी का अलग। कैसे महिलाओं को जो पैसा देंगे? ठीक है, महिलाओं को 33% आरक्षण भी देने के लिए कहा गया है। अरे सर पैसे, चलिए ठीक है, अभी नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, वो भी देने का कहा है। फिर कभी सर, समय की बेहद कमी है सर, समय की बेहद कमी है। चंद्रभूषण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर चंद्रभूषण भाई माफी चाहूंगा, समय नहीं है। सिद्धि श्री आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश अय्यर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिंटू सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपने एक ऐसा सवाल कर लिया कि राकेश जी को जवाब थोड़ा मुश्किल पड़ गया। तो फिलहाल यूपी के 2 लड़के एक साथ दिख रहे हैं। सवाल ये है कि 24 के चुनाव में कितना असर डालेंगे या फिर हाल 2017 वाला ही नजर आएगा। आज की खास चर्चा में इतना ही। ना स्याही के दोस्त, सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।